नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बंगाल की दुर्दशा पर। आप सभी को पता होगा बंगाल में इस वक्त कानून को लेकर कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, त्राही त्राही मची हुई है जनता के बीच में। और आप देखेंगे कि बीजेपी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का वहाँ से सूपड़ा साफ हुआ हो। बीजेपी लगभग 70 से 75 सीटें वहाँ से जीती है, 70-80 सीटें जीती है वहाँ से। लेकिन उसके बावजूद भी मानवता के ऊपर देखा जाए तो उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। सेंटर में हमारी मोदी सरकार बैठी है, बीजेपी बैठी हुई है, पूर्ण बहुमत से बैठी हुई है। अगर आज की स्थिति में अगर आप देखते हैं यही हाल, अगर हम बात करते हैं कश्मीर के वक्त में आप देखेंगे तो कांग्रेस का रास्ता। आज हम गाली देते हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतने कश्मीरी को मार कर वहाँ से भगा दिया गया, ये किया वो किया, बहुत कुछ हम बातें करते हैं। और हम बात करते हैं, फिर आते हैं हम बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी होती तो शायद ऐसा ना ही होता। लेकिन आज की अगर आप बात करते हैं, आज की जो वर्तमान स्थिति में आप बात करते हैं तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि वर्तमान में सेंटर में बीजेपी बैठी है और कुछ बहुमत लेकर बंगाल में भी अभी चुनाव जीती है। और सबसे बड़ी बात है कि नंदीग्राम, जहाँ से ममता और शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ा और वहाँ से ममता को हराकर शुभेंदु अधिकारी जीते, उसके बाद भी वहाँ पर ऐसा होता है कि नंदीग्राम के अंदर बिल्कुल नरसंहार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, बीजेपी के ऑफिसों पर कब्जे होते हैं, मकानों को तोड़ा जाता है, घरों को तोड़ा जाता है। उसके बाद भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तो इसी के विषय पर हमारे साथ हैं राहुल। हम राहुल से बात करेंगे। राहुल, आप हमें ये बताइए कि इस तरह से अगर हम मान लेते हैं अगर कांग्रेस होती तो हम गाली देना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आदत है, हम लोगों की आदत है, और कांग्रेस की और बीजेपी की आदत है ब्लैक पुलिंग की। तो अगर इस वक्त बीजेपी सेंटर में है तो क्या कर सकते हैं हम ऐसी स्थिति में, थोड़ा सा उसके बारे में। सबसे पहले तो हिमांशु जी, मैं आपके चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा। दूसरा, मैं आपका सवाल का जवाब देते हुए कहूँगा कि जो सरकार है, सरकार आती और जाती रहती है, और सरकार को जो सारा मकसद होता है वो सिर्फ सत्ता में रहने का होता है। ऐसे में कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो वो अपने विपक्षी जो पार्टी होती है उसके लिए हमेशा ही नेगेटिव प्रमोशन करती है और ऐसे प्रोपेगेंडा वो फैलाती है जिससे अगली सरकार वापस आने ना पाए और उनका वजूद पक्का हो जाए। अब रही बात, जैसे बंगाल की बात हुई है, तो बंगाल में बीजेपी ने अपना पुरजोर कोशिश किया कि वो वहाँ पर अपनी सरकार बना ले। और इलेक्शन से पहले तक आप लोगों को ये भी लगा होगा, पूरी दुनिया को बल्कि ये लगने लगा था कि अब तो बीजेपी ही आने वाली है और ममता बनर्जी जो है बिल्कुल सेम सेट हो गया था एग्जैक्टली वो जाने वाली है। बट ये ऐसा पता नहीं कहाँ से क्या निकल कर आया, ऐसे उनसे कौन सा पॉइंट छूट गया कि इन दी एंड रिजल्ट बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया। और जो बीजेपी सरकार है, सरकार तो नहीं कहूँगा, खैर जो बीजेपी पार्टी है वो सिर्फ 77 वोट्स पे आके सिमट कर रह गई। तो ये इतना बड़ा जो गैप आया उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस था, और दूसरा जो हिंदुओं की अनदेखी है, ये जो हिंदुत्व को लेकर जो बीजेपी सरकार चलती है उसको पूरी तरह से उन्होंने अनदेखा किया, जिसके कारण उनके साथ ये घटना घटी। दूसरी ओर जो हमारी सरकार है ये वादे तो बहुत करती है पर उनको पूरा करने की क्षमता नहीं रखती, या मैं कहूँगा कि मंशा नहीं रखती है। इस कारण भी मैं कहूँगा कि जो पश्चिम बंगाल में आज आप बहुत बुरा व्यवस्था देख रहे हैं, लोकतंत्र की जो हत्या देख रहे हैं, वो सब सामने आपके आ रही है। हत्या तो आ रही है, लेकिन क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि सांप होता है, एक बिच्छू होता है, उसका जो नेचर होता है, उसकी जो आदत होती है, उसके मतलब डीएनए होता है, काटने की होती है। तो ममता ने वादा किया था, ममता दीदी ने वादा किया था कि भाई अगर हम आते हैं तो खेल होबे, मेरे को तो बंगाली भाषा नहीं आती है, खेला होबे, और मतलब इस तरह की बातें चली थी। और जीतने के बाद सेव उन्होंने किया। तो मेरे हिसाब से तो जो वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो वादा मोदी सरकार ने चुनाव जीतने से पहले किया था हिंदुत्व को लेकर या हिंदुस्तान को लेकर, जो वादे किए थे, आज कहीं ना कहीं भटकती नहीं दिखाई दे रही आपको बीजेपी। और ममता ने जो किया, सही किया, गलत किया, या क्या मानवता को लेकर, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल शर्मनाक बात है। लेकिन जो वादा किया वो पूरा कर रही हैं, तो उसके विषय में आपका क्या? देखिए, ऐसा है कि सारा प्रवृत्ति का खेल है। अब कोई अगर बुरा आदमी होगा और वो किसी अपने वादे को रखता है कि मैं फ़लाना आदमी के साथ कुछ कर दूंगा या इस तरह का कोई भी घटना को मैं घटित कर दूंगा, और वो उस चीज़ को कर देता है, तो डेफिनेटली हम एक एंगल में देखेंगे कि ज़ुबान का तो पक्का है, लेकिन प्रवृत्ति वाइज क्योंकि वो एक नेगेटिव आदमी है, उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति है और गंदी राजनीति करने की प्रवृत्ति जो है, उसके चलते तो खैर मैं ममता बनर्जी को सही नहीं कहूँगा। रही बात दूसरी ओर, जो इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो हमारी बीजेपी की जो पार्टी है ये वादे तो बहुत करती है, पर उनको या तो ये अपनी जो वादे हैं उन्हें पूरा करने की क्षमता नहीं रखती,
या फिर उनको पूरा करने की मंशा नहीं रखती है। अब जैसा कि हम पश्चिम बंगाल में देख ही रहे हैं कि चुनाव ख़त्म होने के बाद बहुत ही ज़्यादा हिंसक वहाँ पर माहौल बना है, और बीजेपी सरकार ने जहाँ हिंदुत्व का ठेका ले रखा था, ये सो कॉल्ड ठेका लेना ही मैं कहूँगा, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर ही अपना चुनाव लड़ रही है, जबकि ऐसा उस हिंदुत्व को बचाने के लिए आज तक बीजेपी सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है। एक राम मंदिर का अगर मुद्दे को लेकर आप हिंदुत्व के लिए कुछ करने की बात कहते हैं, तो मैं आपको एक सिरे से मैं कह दूं कि जो राम मंदिर बनाने का जो मुद्दा था वो एक पॉलिटिकल मुद्दा था, उसमें हिंदुत्व की रक्षा से कोई वास्ता नहीं था। अगर हम बात करें, जैसे कि आप देखते हैं ज़मीनी स्तर पर 370 हट जाती है कश्मीर से, 30 हट जाती है कश्मीर से, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम होते हुए दिखाई दे रहा है आपको? CA/NRC अगर लागू हो जाता, जैसा कि अभी चुनाव के वक्त भी कहा गया था और लागू भी किया गया था, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों ने इसको नहीं होने दिया, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं होती कि CA/NRC अपने दम पर लागू कर दे? और अभी किसान आंदोलन में किसानों ने पूरा बॉर्डर जाम कर रखा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मतलब लोकतंत्र की हत्या सिर्फ बंगाल में नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। आप जो दिल्ली में हम बैठे हैं, दिल्ली में सरकार भले केजरीवाल की किसी की भी है, लेकिन अगर देखें तो पावर में आज भी बीजेपी ही है। उसके बावजूद भी बॉर्डर सील हो जाते हैं, बॉर्डर से ऑक्सीजन नहीं आने देते, अच्छे लोगों को नहीं घुसने देते, किसी भी प्रकार से मतलब हर तरह से रोक लगी हुई है। और वही ऑक्सीजन जो 15 मिनट में आनी चाहिए वो कम से कम भी 2 से 3 घंटे लेट होती है, क्योंकि उसको पूरा घूम के आना पड़ता है। तो ये लोकतंत्र की हत्या सिर्फ बंगाल की बात करें तो वो तो हो रही है, ऑब्वियसली दिख भी रहा है, सामने भी दिख रहा है सबके, लेकिन अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की तो सब जगह ही मेरे हिसाब से ये हाल है। तो इसका हल क्या है, मतलब हम क्या कर सकते हैं आज की डेट में? हल पे अगर हम बात करें या समाधान की बात करें तो समाधान बताइए। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि लोकतंत्र की हत्या तो पूरे देश में हो ही रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है तो कहीं कम हो रही है। तो किसी भी एक पार्टी को हम टारगेट नहीं कर सकते हैं कि यही लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बेसिकली देखा जाए तो 70 सालों से भी लोकतंत्र की ही हत्या हो रही थी। एक सेक्युलर बना देने के नाम पर लोकतंत्र को पूरी तरह से किसी एक पक्ष की ओर मोड़ दिया गया था। हम समाधान पर अगर बात करें तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। बेसिकली हर एक चीज़ के लिए आप किसी और पर डिपेंड होना बंद कर दें। आपको आत्मनिर्भर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं ऐसे भी लोग दिखता हूँ जो अपने घर में बैठे होते हैं और उनको अपने नेल्स काटने के लिए भी या तो अपने बच्चों से कहना पड़ता है, अपनी वाइफ से कहना पड़ता है। आप इतने ज़्यादा दूसरों पर निर्भर हो चुके हैं कि अपनी दाढ़ी जैसा मामूली काम, जो दाढ़ी बनाने का जो मामूली काम है वो भी आप खुद नहीं करते हैं। अगर कोई बार्बर की शॉप नहीं खुली है तो आप महीने भर तक भी अपनी दाढ़ी कटवाएंगे नहीं, खुद से नहीं काटेंगे, आप इंतज़ार करेंगे, बाबा जी बन जाएंगे, कुछ भी करेंगे, बाल आपके लंबे लंबे हो जाएंगे। आप उसके लिए कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेने वाले। तो ये मैं बेसिक नीड्स बता रहा हूँ कि जो बहुत बेसिक चीज़ें उनके लिए भी अब दूसरों पर डिपेंड है। तो ऐसे में अब राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार पर कैसे डिपेंड रह सकते हैं? यहाँ आपको ज़रूरत है कि आज आप सरकार जो कर रही है उसे करने दें और आपकी अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभाना आप शुरू करें। अगर आज आपने अपने आप को बचाना शुरू नहीं किया, आप अपने आप को आत्मनिर्भर करना शुरू नहीं किया, अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत करना शुरू नहीं किया, वो तो लोग कर रहे हैं ना, लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हम जिस दुकान में बैठे हैं, आपकी दुकान है, आप भी कमा खा रहे हैं, तो उसमें फिर आत्मनिर्भरता क्यों नहीं है? आप ये सामान बेच रहे तो आप ही बेच रहे हैं ना इसको, कोई सरकार तो आके नहीं बेच रही है ना। तो आत्मनिर्भरता किसको बोलना चाह रहे हैं? मतलब आप अगर सीधी बात करें, सीधी बात, नो बकवास अगर हम करते हैं तो क्या है? क्योंकि हम सामान बेचकर अपना गुजारा करा रहे हैं, हम अपना रोटी हम अपने घर में ले जाते हैं रोज़, आप भी अपने रोग कर रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर की जो आप बात कर रहे हैं, आप भी सरकार की तरह बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आत्मनिर्भरता के बारे में बताइए, जो लोगों को स्पष्ट तौर पे पता लगे कि आत्मनिर्भरता होती क्या है, जिस पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भरता के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, पर जो मैं अपने एंगल से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यही कहूँगा कि आत्मनिर्भर होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप सब कुछ अपने आप से अरेंज कर सकें। अगर सब कुछ ना है तो मैक्सिमम चीज़ें आप अपने आप ही अरेंज कर सकें, अपने आप ही कर सकें। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आपको अपनी खुद की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये जाहिर है कि आप अकेले ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए आपको कुछ लोग, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका इस चीज़ में सपोर्ट करें और आपके साथ मिलकर एक नए एंगल से पुनर्स्थापना करें अपने एक समाज का। जैसा कि आपने देखा, राहुल ने हमको बताया कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। अपने राष्ट्र का निर्माण करें, कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। ये हमने अभी एक छोटी सी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, आप सोचिए, विचार कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे आत्मनिर्भरता क्या होती है और आत्मनिर्भरता जो हम बात करना चाहते हैं वो क्या है। हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे या अगली वीडियो में आपको हम पूरा डिस्कस राहुल इस बारे में करेंगे। इस पर हम एक पूरे एपिसोड डाल देंगे, ठीक है, जिसमें हर एक पॉइंट पर हम लोगों को समझाएंगे कि कैसे हर एक एंगल से आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आत्मनिर्भरता की बात हम आपसे करेंगे।
देखिएगा हमारी अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी पॉइंट आत्मनिर्भरता का छूट जाए आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।